हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन क्लास का 69वां पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रोक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से ही सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता आज सब जो है इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 46वां संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो 46वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1982 में हुआ था और इस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है कुछ वस्तुओं के संबंध में जो है बिक्री दर की समान दरें और वसूली की एक समान व्यवस्था को जो है इसमें अपनाया गया था। तो यहाँ पे इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये 50वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 50वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। ठीक है, और इस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 33 को संशोधित करते हुए राज्य संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले सुरक्षा बलों, गुप्तचर संगठनों में लगे हुए व्यक्तियों और विभिन्न सैन्य बलों तथा दूरसंचार के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों को जान लीजिएगा। ये 44वां संविधान संशोधन आप लोग जानते होंगे। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1978 में हुआ था और इसके द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसके संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 300 के क के तहत जो है विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ये चारों संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया था किस देश के संविधान से? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से। ठीक है, यूएसए के संविधान से कौन कौन से सिद्धांत ग्रहण किए थे? तो उसमें न्यायिक पुनरावलोकन था, मौलिक अधिकार था, संविधान की सर्वोच्चता था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी उसी देश के संविधान से लिया गया था, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सभी जो है यूएसए के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का विचार जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था। ठीक है, और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था? तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई थी और कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो इन चारों देशों के संविधान से कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से सिद्धांत लिए गए थे, आप सभी को याद रहना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन था गैटिल का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार को जो है निश्चित करता है, ये परिभाषा दिया था, यह कथन बताया था गैटिल ने। ठीक है, और प्लेटो का इसी के संबंध में एक कथन था। प्लेटो का मानना था कि किसी समाज में सत्य, न्याय और सदाचार की प्रतिष्ठा तभी संभव है जब उस राज्य के निवासी वासनाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखे हुए विवेक और नीति के अनुसार आचरण करे। ठीक है, और मनुष्य सभी जीवों में सबसे उदार होता है, लेकिन यदि कानून और न्याय न हो तो सबसे खराब हो जाता है। ये कथन जो है इसका था, तो ये प्लेटो का था। तो यहाँ पे प्लेटो के बारे में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन था, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? तो ये विचारक थे गार्नर। गार्नर ने कहा था कि लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। ये परिभाषा जो है गार्नर ने दिया था, तो सी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? अध्यक्षात्मक सरकार को बताना है किस देश में है। तो आप लोग जानते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सर्वथा पृथक रहते हैं और कार्यपालिका का प्रधान जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अध्यक्षात्मक सरकार कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इस शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? संघीय शासन की कौन सी विशेषता होती है? तो केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन, वही क्या है? संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य विशेषता माना जाता है। संघात्मक शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार व इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। ठीक है, और संघवाद में जो है न्यायपालिका को संविधान का रखवाला कहा जाता है। यदि दोनों स्तरों के बीच कोई मतभेद आ जाता है तो उच्चतम न्यायालय जो है मध्यस्थ बनकर उन मतभेदों को जो है दूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में संघात्मक होते हुए भी एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल है और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान द्वारा ऐसा ही किया गया। ठीक है, संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी जो है भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण जो है भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को जो है अपना लिया। ठीक है, वास्तव में भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान है। ठीक है, तो मुख्य रूप से और गौण रूप से दोनों जो है ये विद्यमान है भारतीय शासन प्रणाली में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था यूनेस्को? तो ये 1948 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है 1948 में निर्धारित किया था। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। ठीक है, पेरिस जो फ्रांस में है। ठीक है, वहाँ पे है। यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के माध्यम से अपनी गतिविधियों को जो है संचालित करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है प्रभुसत्ता। ठीक है, राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। पहला है संप्रभुता, दूसरा जनसंख्या, तीसरा निश्चित भूभाग, चौथा सरकार। ठीक है, तो जो संप्रभुता होता है वो सबसे मुख्य तत्व माना जाता है। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, क्योंकि संप्रभुता राज्य में ही निवास करती है। अतः बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही रूपों में सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान है। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना संप्रभुता के राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो संप्रभुता कहलाती है। और दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या। जनसंख्या राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व है, क्योंकि राज्य मानव समुदाय है और मानव के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका निश्चित भूभाग। राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व जो है निश्चित भूभाग है। मानव जब तक किसी निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से निवास नहीं करता तब तक उसे राज्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है,
और चौथे नंबर पे आता है आपका सरकार। सरकार जो है राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व है, और राज्य जो है मनुष्य का ही एक राजनीतिक समुदाय है, और सामुदायिक जीवन के लिए सरकार रूपी राजनीतिक संगठन का होना आवश्यक है, क्योंकि सरकार ही वह तंत्र है जो उद्देश्य एवं लक्ष्यों को व्यावहारिक रूप देता है, जिसके लिए राज्य का उदय हुआ है। ठीक है, तो ये जो हैं ये चारों तत्व माने जाते हैं राज्य के, लेकिन सबसे प्रमुख माना जाता है संप्रभुता को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिलोबी ने एक परिभाषा दिया था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये किसने कहा था? तो बिलोबी ने कहा था। ये पॉइंट पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है? तो ये सीले ने नहीं माना था। ठीक है, सीले जो है निश्चित भूभाग को जो है राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है। हम लोग अभी पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में चार अंग माने जाते हैं राज्य के। ठीक है, तो सीले ने जो है उसमें निश्चित भूभाग को आवश्यक अंग नहीं मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गार्नर जो था, गार्नर जो है जनसंख्या इतनी ही होनी चाहिए कि राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए आवश्यक हो, और वह इतनी भी अधिक नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए भूभाग और राज्य के साधन अपर्याप्त हो जाए। ठीक है, वो जनसंख्या पर अपना विचार व्यक्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन था आपका गार्नर का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, इसको जो है गार्नर ने कहा था। ठीक है, और इसमें ब्लंसली का भी एक कोटेशन आता है। ब्लंसली ने कहा था यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। ठीक है, ये कहा था ब्लंसली ने राज्य के बारे में। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त विधान किया जाता है। तो प्रदत्त विधान कहा जाता है, लिखा यहाँ होना चाहिए था कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो प्रदत्त विधान जो है ये संसद द्वारा किया जाता है। सही किया है। ठीक है, तो प्रदत्त विधान जो है ये संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा कानून की केवल रूपरेखा तैयार की जाती है। कानून के विस्तृत विवरण से संबंधित नियमों एवं उपनियमों को बनाने तथा उनको व्यवहारिक रूप देने का उत्तरदायित्व जो है वो किसको होता है? प्रशासन का होता है। और प्रशासन के इस अधिकार को ही जो है प्रदत्त विधान कहते हैं। ठीक है, प्रशासन के ही उस अधिकार को जो होता है वो प्रदत्त विधान कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के रचनाकार हैं जॉन लॉक। ठीक है, और इन्होंने ये पुस्तक 1689-90 में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बेंथम की 2-3 पुस्तकें हैं, आप लोग याद रखिएगा। बेंथम की एक पुस्तक है, एक फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो 1776 में आया था, और एक था थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन जो 1802 में आया था। ठीक है, और एक पुस्तक थी द रैशनल ऑफ पनिशमेंट, द रैशनल ऑफ पनिशमेंट, ये पुस्तक जर्मी बेंथम की थी। तो 3 पुस्तक ये महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप लोग जानते होंगे रूसो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। रूसो ने सामाजिक समझौते से उत्पन्न सामाजिक एकता को राज्य, संप्रभु, शक्ति, जनता, नागरिक एवं प्रजा सभी की संज्ञा इस पुस्तक में दी है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा आप सभी लोग। रिपब्लिक ग्रंथ किसकी रचना है? तो आप लोग जानते होंगे रिपब्लिक जो है ये प्लेटो की है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो के समस्त रचनाओं में जो है रिपब्लिक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। रिपब्लिक के कारण ही प्लेटो को दार्शनिकों का दार्शनिक कहा जाता है।
और यह ग्रंथ जो है प्लेटो को भौतिकवादी, क्रांतिकारी व हेतुवादी बनाता है। यह पुस्तक जो है स्वयं में एक साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।